व्यवस्था या वेदकालीन शिक्षा व्यवस्था या ब्राह्मणकालीन शिक्षा व्यवस्था या प्राचीन कालीन शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। वास्तव में आज हम लोग उस शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन करने का प्रयास करेंगे जो भारत की सबसे प्राचीनतम शिक्षा व्यवस्था के नाम से जानी जाती है। आप उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और इस उम्मीद के साथ कि हम लोग मनोविज्ञान का अध्ययन कर रहे थे, लेकिन बीच में साथ साथ ये भारतीय शिक्षा का इतिहास या भारत में शिक्षा प्रणाली का विकास का भी हम लोग अध्ययन एक ही साथ करते चले। यह नेट, टेट, सी टेट, यूपी टेट, बी एड, एम एड के लिए और साथ साथ सारी परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी है और इसलिए इसका भी हम लोग अध्ययन करते चले। वास्तव में जब हम लोग वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं या वेदकालीन शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं या फिर ब्राह्मण कालीन शिक्षा व्यवस्था या प्राचीन कालीन शिक्षा व्यवस्था, यह शिक्षा व्यवस्था तीन नामों से जानी जाती है: वैदिक कालीन या वेदकालीन शिक्षा व्यवस्था, ब्राह्मण कालीन शिक्षा व्यवस्था या प्राचीन कालीन शिक्षा व्यवस्था। प्राचीन कालीन शिक्षा व्यवस्था इसलिए इसका नाम है क्योंकि यह विश्व में अगर कोई शिक्षा व्यवस्था कहीं शुरू हुई तो वह देश भारत था और इसलिए कोई शिक्षा व्यवस्था अगर कहीं पर शुरू किया गया तो वह देश भारत था और इसलिए इस शिक्षा व्यवस्था को प्राचीन कालीन, इससे पहले कोई भी शिक्षा व्यवस्था नहीं था और इसलिए इस शिक्षा व्यवस्था को प्राचीन कालीन शिक्षा व्यवस्था के नाम से जाना गया। इस शिक्षा व्यवस्था को वेदकालीन या वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था के नाम से इसलिए जाना गया क्योंकि इस शिक्षा में या उस समय संपूर्ण शिक्षा वेदों के माध्यम से दिया जा रहा था, इसलिए इस शिक्षा व्यवस्था को वेदकालीन शिक्षा व्यवस्था या वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था के नाम से जाना गया। ब्राह्मण कालीन शिक्षा व्यवस्था भी शिक्षा का नाम है और चूंकि उस समय संपूर्ण शिक्षा ब्राह्मण वर्ग के आधिपत्य में था या संपूर्ण शिक्षा प्राचीन कालीन शिक्षा का संचालन ब्राह्मण वर्ग के द्वारा केवल किया जाता था और इसलिए इस शिक्षा को ब्राह्मण कालीन शिक्षा व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। वास्तव में वैदिक कालीन या वेदकालीन शिक्षा का अर्थ ही होता है, वेद का अर्थ ही होता है, वेद विद धातु से बना है और जिसका अर्थ होता है वास्तव में ज्ञान देना या ज्ञान के लिए व्यक्ति को तैयार करना। वास्तव में इसके तीन जो नाम है, प्राचीन कालीन शिक्षा व्यवस्था, वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था या ब्राह्मण कालीन शिक्षा व्यवस्था, ये तीनों नाम से प्रश्न पूछे जाते हैं और वास्तव में प्राचीन कालीन शिक्षा व्यवस्था इसलिए क्योंकि यह सबसे पहले यह शिक्षा व्यवस्था शुरू हुई, इसलिए प्राचीन कालीन शिक्षा व्यवस्था। वेदकालीन शिक्षा व्यवस्था इसलिए क्योंकि वेदों के माध्यम से शिक्षा दिया गया, इसलिए वेदकालीन शिक्षा व्यवस्था। और ब्राह्मण कालीन शिक्षा व्यवस्था इसका नाम इसलिए क्योंकि संपूर्ण उस समय की शिक्षा व्यवस्था ब्राह्मण वर्ग के आधिपत्य में था या ब्राह्मण वर्ग के द्वारा संचालित किया जाता था, इसलिए शिक्षा व्यवस्था को ब्राह्मण कालीन शिक्षा व्यवस्था के नाम से जाना गया। अब थोड़ा सा इसकी विशेषताओं को देखते हैं। सबसे पहले आता है शिक्षा के उद्देश्य क्या थे। जब शिक्षा के उद्देश्यों की बात करते हैं तो शिक्षा के उद्देश्य मनुष्य के जीवन को दो भागों में बांट करके शिक्षा के उद्देश्यों को देखा जाता है, परा और अपरा। वास्तव में जब शिक्षा के उद्देश्यों की बात की जाती है तो जीवन को दो भागों में बांट करके इसका अध्ययन किया जाता है, परा और अपरा। परा मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन के लिए तैयार करता था, जबकि अपरा वास्तविक या इस जीवन के लिए व्यक्ति को तैयार करता था। और इसलिए कहीं न कहीं शिक्षा का उद्देश्य चारित्रिक रूप से व्यक्ति को तैयार करना, नैतिक रूप से व्यक्ति को तैयार करना, अपने जीवन जीने के योग्य व्यक्ति को तैयार करना, इसलिए योग्य बनाना कि वह अपने जीवन को ठीक से संचालित कर सके, वह चरित्रवान हो, वह नैतिक रूप से हो, नैतिक हो। साथ साथ शिक्षा का उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति करना भी था, अर्थात संपूर्ण वैदिक काल में शिक्षा का उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति या अपने जीवन को संचालित करना निर्धारित किया गया था। परा जो शिक्षा था जी वह मोक्ष प्राप्ति के लिए था, जबकि अपरा वास्तविक या इस जीवन में व्यक्ति को सरवाइव करने के लिए या जीवन संचालित करने के लिए निर्धारित किया गया था। उसके बाद से आता है उपनयन संस्कार। वास्तव में संपूर्ण वैदिक काल में शिक्षा प्रारंभ करने के लिए एक संस्कार होता था जिसे हम उपनयन संस्कार के नाम से जानते हैं। उपनयन संस्कार का अर्थ ही था पास ले जाना या गुरु गृह में ले जाना, अर्थात उपनयन या
संपूर्ण वैदिक काल में किसी भी बालक को शिक्षा प्रारंभ करने के लिए या औपचारिक शिक्षा प्रारंभ करने के लिए एक संस्कार होता था, जिसे हम उपनयन संस्कार के नाम से जानते हैं। सामान्यतः संपूर्ण वैदिक काल में जो उपनयन संस्कार होता था वह 3 वर्ण के बालकों के लिए होता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के लिए ब्राह्मण के लड़के के लिए उपनयन संस्कार की आयु 8 वर्ष, क्षत्रिय के लड़के के लिए उपनयन संस्कार की आयु 11 वर्ष और वैश्य के लड़के के लिए उपनयन संस्कार की आयु 12 वर्ष निर्धारित हुआ था। अधिकतम उम्र ब्राह्मण के लिए 16 वर्ष, क्षत्रिय के लिए 22 वर्ष और वैश्य के लिए 24 वर्ष निर्धारित किया गया था। वह कहने का तात्पर्य यह है कि 3 वर्ण के बालकों का उपनयन संस्कार हो सकता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का ब्राह्मण के लिए 8 वर्ष, क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष, वैश्य के लिए 12 वर्ष निर्धारित किया गया था। उपनयन संस्कार का शिक्षा प्रारंभ संस्कार के नाम से भी जाना जाता था। उसके बाद से आता है दिनचर्या क्या था, अर्थात वैदिक काल में छात्रों की दिनचर्या क्या होती थी। वास्तव में बालक गुरु गृह में रहता था। गुरु की पत्नी गुरु माता कहलाती थी और वहां पर रह करके ही वह शिक्षा दीक्षा ग्रहण करता था। वहां पे दिनचर्या निर्धारित गुरु के द्वारा किया गया था। बालक या विद्यार्थी जो जाता था शिक्षा ग्रहण करने, वह गुरु गृह में ही रहता था और उसकी दिनचर्या सुबह 4 बजे जग जाना, दातुन करना, अपने आप को फ्रेश करना, फिर गुरु के लिए व्यवस्था करना या उनको भी फ्रेश होने के लिए उनकी भी तैयारी कराना, फिर जंगल में जाकर लकड़ी बीन के लाना, पशुओं को चराना, पुनः भिक्षाटन जाना और तब जाके शिक्षा दीक्षा ग्रहण करना, ये कुछ दिनचर्या निर्धारित किए गए थे। उसके बाद से आता है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम में दोनों तरह के विषय रखे गए थे, परा तथा अपरा। जब जीवन के उद्देश्य परा तथा अपरा तो इसलिए पाठ्यक्रम में भी इसी तरह के विषय रखे गए थे। परा के पाठ्यक्रम में जहां या परा आध्यात्मिक या वेद वेदांगों का अध्ययन कराया जाता था, जबकि अपरा के लिए वास्तविक जीवन के लिए भौतिक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, इन चीजों का भी अध्ययन वहां पर वेदों के माध्यम से ही होते थे। अर्थात दोनों तरह के विषयों का अध्ययन कराया जाता था। एक चीज का ध्यान जरूर रखा जाता था कि ब्राह्मण के बालक के लिए अलग तरह के ज्ञान, क्षत्रिय के बालक के लिए शारीरिक हष्ट पुष्ट और युद्ध कौशल का ज्ञान, जबकि वैश्य के बालक के लिए संपत्ति अर्जित करने या धन की व्यवस्था करने का ज्ञान या शिक्षा दिया जाता था। उसके बाद से आता है गुरु शिष्य संबंध। वास्तव में संपूर्ण वैदिक काल में गुरु शिष्य संबंध पिता और पुत्र की तरह से थे। अर्थात इसलिए भी पिता और पुत्र की तरह से थे क्योंकि उपनयन संस्कार होने के बाद एक वेद के अध्ययन करने में भी 12 वर्ष लगता था और विद्यार्थी को गुरु गृह में रह करके या गुरु के पास रह करके ही एक वेद का अध्ययन करना पड़ता था। इसलिए कहीं न कहीं एक चीज स्पष्ट था कि वास्तव में गुरु शिष्य संबंध पिता और पुत्र की तरह से रहते थे और इसलिए भी गुरु की शिष्य संबंध पिता और पुत्र की तरह रहते थे क्योंकि गुरु गृह में रह के ही विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करता था। उसके बाद से परीक्षाएं। सामान्यतः आधुनिक समय के तरह से वैदिक काल में परीक्षाएं औपचारिक नहीं थी, लेकिन फिर भी गुरु के द्वारा बालक का समय समय पर परीक्षा लिया जाता रहता था और जब गुरु को लगता था कि वास्तव में अब बालक, अनौपचारिक परीक्षा लिया जाता रहता था, अब बालक अगले वेद का अध्ययन करने योग्य हो गया है या अगले क्लास में जाने योग्य हो गया है, तब गुरु के द्वारा उसका प्रमोशन कर दिया जाता था या अगले कक्षा में अगले वेद के अध्ययन करने के लिए उसे आदेश दिया जाता था। उसके बाद उपाधियां। सामान्यतः संपूर्ण वैदिक काल में 4 तरह के उपाधियों का प्रचलन था। एक वेद का जो विद्यार्थी अध्ययन करता था उसे स्नातक की उपाधि दी जाती थी। 2 वेद का अध्ययन जो विद्यार्थी करता था उसे वसु की उपाधि दी जाती थी। 3 वेद का अध्ययन जो विद्यार्थी करता था उसे रुद्र की उपाधि दी जाती थी और 4 वेदों का जो अध्ययन विद्यार्थी करता था उसे आदित्य की उपाधि दी जाती थी। अर्थात एक वेद के अध्ययन करने वाला स्नातक, 2 वेद का अध्ययन करने वाला वसु, 3 वेद का अध्ययन करने वाला रुद्र और 4 वेदों का अध्ययन करने वाले को आदित्य की उपाधि दी जाती थी। संपूर्ण वैदिक काल में 4 तरह की उपाधियों का वर्णन किया गया था। उसके बाद से है समापवर्तन संस्कार। संपूर्ण वैदिक काल में शिक्षा जब बालक पूरा कर लेता था तो उसका दीक्षांत होता था या समापवर्तन संस्कार होता था।
सामान्यतः उसी विद्यार्थी का समापवर्तन संस्कार होता था जो चारों वेदों का अध्ययन करता था। एक वेद के अध्ययन करने वाले का समापवर्तन संस्कार नहीं होता था, दो वेद का अध्ययन करने वाले का समापवर्तन संस्कार नहीं होता था, तीन वेद का अध्ययन करने वाले का समापवर्तन संस्कार नहीं होता था। लेकिन सामान्यतः जो विद्यार्थी चारों वेदों का अध्ययन करता था उसका समापवर्तन संस्कार होता था। उसे गुरु के द्वारा आदेश दिया जाता है, हे विद्यार्थी अब तुम जाओ, जाकर के शिक्षा दीक्षा देने का कार्य करो, तुम अब अपने गुरु के आदेशों का पालन करना और उसी तरह से शिक्षा दीक्षा देना। अर्थात जो कि चार वेद का जो विद्यार्थी अध्ययन करता था उसका संपूर्ण जीवन शिक्षा दीक्षा में ही व्यतीत हो जाता था। उसके बाद से आता है एक चीज और छूट गया था, वेशभूषा क्या होता था। सामान्यतः 3 वर्ण के बालक ही शिक्षा ग्रहण करते थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, और इसलिए उनके लिए अलग अलग वेशभूषा का भी निर्धारण किया गया था। ब्राह्मण के लड़के के लिए काले नर हिरण के खाल का ऊपर के अंग को ढकने के लिए, क्षत्रिय के बालक के धब्बेदार हिरण के खाल का और वैश्य के बालक के बकरे के खाल का सामान्यतः ऊपर के अंग ढकने के लिए वस्त्र के रूप में प्रयोग किया जाता था, जबकि नीचे के अंग को ढकने के लिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए क्रमशः सन, रेशम और ऊन के वस्त्रों का प्रयोग किया जाता था। इसके साथ साथ उन्हें मेखला भी प्रदान किया जाता था। उसके बाद से आता है आखिर इतनी सारी विशेषताएं होने के बावजूद भी वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था का पतन क्यों हो गया, क्या कमियां आ गई जिसके परिणाम स्वरूप वैदिक कालीन शिक्षा का पतन हो गया। वास्तव में वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में अनेकों विशेषताएं विद्यमान थी, बहुत सारी विशेषताएं विद्यमान थी, लेकिन फिर भी अंतिम समय में या वैदिक काल के उत्तरार्ध में उसमें बहुत सारी कमियां विद्यमान हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप वैदिक कालीन शिक्षा का पतन हो गया। उसमें शूद्रों के लिए शिक्षा का व्यवस्था न होना, अर्थात शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए तो शिक्षा की व्यवस्था थी, लेकिन शूद्र के लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, जिसके परिणाम स्वरूप वैदिक कालीन शिक्षा का पतन हो गया। समाज में 4 वर्ग थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। 3 वर्ण के लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था थी, लेकिन शूद्र के लिए शिक्षा की व्यवस्था न होना वैदिक कालीन शिक्षा का पतन का एक कारण बना। दूसरा कारण स्त्रियों के लिए शिक्षा की उपयुक्त व्यवस्था न होना, अर्थात स्त्रियों के लिए शिक्षा की उपयुक्त व्यवस्था न होना भी वैदिक कालीन शिक्षा के पतन का कारण बना। अगर जैसे छात्रों के लिए शिक्षा की व्यवस्था थी, अगर उसी तरह से स्त्रियों के लिए भी शिक्षा की व्यवस्था की गई होती तो शायद वैदिक कालीन शिक्षा के पतन नहीं होता। साथ साथ कर्मकांडों का अधिक से अधिक प्रवेश होना, वैदिक कालीन शिक्षा के पतन का एक कारण कर्मकांड का अधिक से अधिक प्रयोग होना भी या अधिक से अधिक उपयोग किया जाना भी वैदिक कालीन शिक्षा के पतन का कारण बना। साथ साथ भाषा की समस्या, अर्थात जो भी शिक्षा दिया जाता था संस्कृत भाषा के माध्यम से दिया जाता था और बहुत सारे भारतीय जनमानस को संस्कृत भाषा समझ में नहीं आता था, जिसके परिणाम स्वरूप भी वैदिक कालीन शिक्षा का पतन हुआ। साथ साथ समय के अनुसार शिक्षा में परिवर्तन न होना, अर्थात समय के मांग के अनुसार जब शिक्षा में परिवर्तन नहीं हुआ तो लोगों को लगने लगा कि शिक्षा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती है, परिणाम स्वरूप भी वैदिक कालीन शिक्षा का पतन हो गया। लेकिन फिर भी आधुनिक शिक्षा में इसका योगदान क्या है? आधुनिक शिक्षा में वैदिक कालीन शिक्षा ने गुरु शिष्य की परंपरा को बनाए रखा या उसको दिया है, साथ साथ आदर्शवादिता को दिया है। कुछ ऐसी चीज हैं जो आज भी वैदिक कालीन शिक्षा के आधार पर जीवित हैं और शिक्षा में उन गुणों का ह्रास तो हो रहा है, लेकिन वैदिक कालीन शिक्षा ने आधुनिक शिक्षा में गुरु शिष्य परंपरा को अभी भी जीवित रखे हुए है, आदर्शवादिता के गुण को जीवित रखे हुए है। अभी भी बहुत सारे ऐसे चीज है जिसके परिणाम स्वरूप वैदिक कालीन शिक्षा ने आधुनिक शिक्षा में अपने प्रभाव को छोड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय मित्रों, अग्रज बंधुओं, जो कमियां होंगी उसे आप कमेंट के माध्यम से हमें बताने का प्रयास करिएगा। हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, अधिक से अधिक देखिएगा, शुरू से अंत तक देखेंगे तभी हमारे वीडियो आपके समझ में आएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।